तो देखेंगे आप इसमें हम लेकर के चलेंगे कि v ऑफ f के अशून्य सदिशों का समुच्चय जो v1 v2 v3 vn है वह एक घातक परतंत्र है। यानी हम ये कहें माना v1 v2 v3 vn एक घातक परतंत्र हैं, एक घातक परतंत्र हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर ये एक घातक परतंत्र हैं तो इसमें कुछ अवयव तो शून्य होंगे और कुछ क्या है अशून्य होंगे। अर्थात ये कहें हम कि जो अल्फा की वैल्यू होती है ना, अल्फा की वैल्यू माना v1 v2 v3 vn एक घातक परतंत्र हैं, ये सभी एक घातक परतंत्र लेके चले हम, लेकिन कंडीशन है k पर, k की वैल्यू है कितनी, k की वैल्यू n और 2 के बीच में है, कॉमा k ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन n। अगर हम इसमें ये कहें कि माना प्रथम अशून्य अचर जो है वो अल्फा k है, प्रथम अशून्य अचर क्या है अल्फा k, तब माना प्रथम अशून्य अदिश अल्फा के है। कहने का मतलब ये हुआ अल्फा के बाद वाली सभी टर्म क्या है जीरो है। तब एक घातक है परतंत्र से, तो देखो एक घात परतंत्र की जो कंडीशन है वो है अल्फा 1 v1 अल्फा 2 v2 अल्फा 3 v3 लास्ट में अल्फा के वी के, और वी के से आगे वाले सब क्या हैं, सब अल्फा वी के से आगे वाले सब क्या हैं शून्य हैं, वी के से आगे वाली सभी टर्म क्या है शून्य हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा के ये अदिश क्या है जीरो नहीं है। बाकी के आगे और भी लिखेंगे ना, और भी लिखेंगे तो क्योंकि अल्फा एन बी एन तक आएगा ये, तो हम क्या है कि इससे आगे वाले टर्म है वो सब क्या है जीरो हैं। तो हमने ये कहा है कि हमने ये कहा इसमें कि माना प्रथम अशून्य अदिश अल्फा के हैं, यानी अल्फा के तक क्या है अशून्य अदिश है, ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा के अशून्य, आगे के सब जीरो है वाले अल्फा एन तक। यानी यहाँ जो अल्फा के प्लस 1 बी के प्लस 1 होगा ना, तो इसमें अल्फा के प्लस 1 है, ये कितना है ये जीरो है, इससे आगे वाले और भी सब क्या है जीरो हैं, कहाँ तक अल्फा एन तक, ये सब जीरो हैं। तो आप देखेंगे ये सब जीरो है तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, और जब कोई मतलब नहीं रहा तो हमने आपको बताया अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा एक घात परतंत्र है तो सभी अल्फा क्या है जीरो होते ही नहीं है। आपको हम बार बार कई बार बता चुके ना कि अगर एक घात परतंत्र है तो सभी अल्फा जीरो नहीं होते, और सभी अगर अल्फा जीरो नहीं होते तो हमने माना उसमें कि माना अल्फा 1 से लेकर के अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेकर के और अल्फा के तक के जो भी आदेश हैं वो शून्य नहीं हैं, इससे आगे के वो भले ही सब जीरो हैं, वो आगे के क्या है सभी जीरो हैं। इसीलिए हमने लिख दिया है तब माना प्रथम अशून्य सदिश अल्फा के हैं, के की वैल्यू 1 रखेंगे तो अल्फा 1, के की वैल्यू 2 रखेंगे अल्फा 2, लेकिन के की वैल्यू क्या है एन से छोटी है, के की वैल्यू क्या है एन से छोटी है, और के का मान कितने के बराबर है 2 के बराबर है। ये कंडीशन लगा दी उसने, क्योंकि अल्फा वहां जो के की वैल्यू है ना वो v2 से स्टार्ट होगी, 2 से v1 भी नहीं हो सकती ना अल्फा 1, ऐसे ही लास्ट में ना लास्ट में है ना यहाँ के की वैल्यू एन के भी बराबर नहीं है। तो अब देखिए इस अल्फा के वी के से पहले जो टर्म बनेगी वो आएगी अल्फा के -1 और वी के -1,
अल्फा के से पहले अल्फा के माइनस वन और बी के से पहले बी के माइनस वन, ये फॉर्म होगी। अब अगर हम यहाँ से अल्फा के बी के की वैल्यू निकालें, क्या निकालें, अल्फा के बी के की वैल्यू इम्प्लाइज अल्फा के बी के, तो ये सभी टर्म यहाँ तक की ट्रांसफर करनी पड़ेंगे हमें राइट साइड में। तो करेंगे पक्षांतर, तो माइनस अल्फा वन बी वन माइनस अल्फा टू बी टू माइनस अल्फा थ्री बी थ्री, और ये आएगा माइनस अल्फा के माइनस वन वी के माइनस वन, क्योंकि हमसे तो पूछा है उसने जो सिद्ध करवाया है कि v के अपने पूर्ववर्ती सदस्यों, पूर्ववर्ती का मतलब क्या रहा, v के से पहले वाले v के माइनस वन, और इससे भी पहले v के माइनस टू होता, फिर v3 v2 v1, ये सब क्या है, v के से पहले वाले हैं। देखो v के से पहले वाले, v के ये इससे पहले वाले ही तो हैं, इससे पहले वाले हैं सभी सदस्य। आप यहाँ से v के की वैल्यू निकालें तो आप अल्फा के का भाग लगाओगे, माइनस अल्फा वन अपॉन सॉरी अल्फा के का भाग लगाएं, इसमें वी के की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस अल्फा वन अपॉन अल्फा के वी वन, और माइनस का अल्फा टू अपॉन वी के इंटू अल्फा के का भाग लगा रहे हैं ना, अल्फा टू अपॉन अल्फा के साथ में वी टू, फिर और भी टर्म्स होंगे यहाँ लिखेंगे तो माइनस अल्फा के माइनस वन अपॉन में अल्फा के, और ये है भी के माइनस वन। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं आपको कि जो वी के है वो है v1 v2 वी के माइनस वन के पूर्ववर्ती सदस्यों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा रहा है। देखो वी के है ना, वी के बराबर है ना किसके, v1 v2 v3 वी के माइनस वन के, तो अर्थात v1 v2 v3 वी के माइनस वन का ये एक घात संचय हो गया। एक घात संचय वही तो होता है, अल्फा वन v1 अल्फा टू v2 अल्फा थ्री v3 इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं फाइनली अतः वी के अपने पूर्ववर्ती सदस्यों का एक घात संचय है। अभी इसका विलोम तय करेंगे हम, प्रमेय तो अच्छी है ये, देखेंगे इसमें विलोम तय है। और विलोम तय में क्या होगा कि माना वी के अपने पूर्ववर्ती सदस्यों का एक घात संचय है, माना वी के अपने पूर्ववर्ती सदस्यों का एक घात संचय है। तो आप समझो अब अपने पूर्ववर्ती सदस्यों का एक घात संचय, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो समुच्चय है ना v1 v2 v3 vn वो एक घात परतंत्र होगा। एक घात परतंत्र होने के लिए कम से कम एक अदिश अल्फा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। कम से कम एक अल्फा क्या है, जीरो ना हो। तो इसके लिए समझो, अगर हम ये कहें कि माना v के अपने पूर्ववर्ती सदस्यों का एक घात संचय है, तब मान सकते हैं ना कि जो v के है, अगर ये बीटा वन वी वन, अरे पूर्ववर्ती सदस्यों का एक घात संचय तो वी के को लिख सकते हो ना इसके एक घात संचय के रूप में। जरूरी नहीं है आप बीटा वन लो, आप अल्फा वन अल्फा टू ही ले सकते हैं, लेकिन हमने कुछ अलग कर दिया इनको। अरे से कैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी हो। ऐसे ही बीटा टू बी टू प्लस बीटा थ्री बी थ्री प्लस बीटा के माइनस वन बी के माइनस वन, वी के अपने पूर्ववर्ती सदस्यों के घात संचय में ना तो के माइनस वन तक लिखा ना, के से पहले के माइनस वन आएगा ना, वहां तक के लिए लिखा है बस हमने। अब इसमें क्या करोगे आप, इस वी के को आप उधर ही ले जाएं, बीटा वन वी वन बीटा टू वी टू, और ये है बीटा के माइनस वन बी के माइनस वन। फिर यहाँ इस वी के को पक्षांतर करके लाएंगे
तो -1 इंटू वी के लिख सकते हैं, बराबर में 0। किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें यहां तक। अब आप देखेंगे कि β1 अशून्य, β1 v1 प्लस β2 v2 प्लस, और ये है यहाँ बीटा k-1 वी k-1 प्लस -1 वी के प्लस, इससे जो अगला बनेगा ना, अब क्योंकि हम तो केवल और केवल वी के तक की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ वी के बाद के जो एलिमेंट है ना अशून्य, तो वी के तक माने ना हमने। अब अगर इसके बाद वाले भले ही 0 हो, क्या हो, 0 इंटू वी के प्लस 1 प्लस 0 इंटू वी के प्लस 2 प्लस लास्ट में 0 इंटू वी एन बराबर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट वाली टर्म में वो 0 ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। आप देखेंगे चाहे β1 0 हो या β2 0 हो या बीटा k-1 0 हो, और ये तो सब इधर 0 है ही, लेकिन एक अवयव जो वीके के साथ है -1, एक अवयव जो कि वीके के साथ है -1, वह तो 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। और जब कम से कम एक अवयव 0 ना हो तो फिर हम क्या कहेंगे, जो सदस्य हैं वो क्या एक घातीय परतंत्र हैं। तो हम ये कह सकते हैं उपरोक्त से अदिश -1 नॉट इक्वल टू 0, -1 नॉट इक्वल टू 0, तब सदिश v1 v2 v3 vn LD होंगे, यानी एक घातीय परतंत्र होंगे। अब अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई डाउट्स हो तो बताएं, थ्योरम तो यहीं कंप्लीट होती है, लेकिन फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं। हाँ, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं। अब देखिए, इस पर डिपेंड एक और थ्योरम है 19वें नंबर की, प्रमेय नंबर 19, उसको भी आप पढ़ेंगे। तो दोनों थ्योरमों में थोड़ा सा अंतर है, थ्योरम्स तो दोनों सेम है, बस थोड़ा सा ही अंतर है, और वह अंतर इसमें तो कह दिया है सेट है वो v1 v2 v3 vn है, लेकिन उसमें उसको उपसमुच्चय काम में ले लिया है। लेकिन हम एक काम करते हैं, उस थ्योरम को दोबारा से उसको अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक और थ्योरम देखो इस पर डिपेंड, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो एक इसके बाद में 14वें नंबर पे जो प्रमेय है छोटी सी आप घर पे करेंगे, इसके बाद में 15वें नंबर की जो थ्योरम है ना, इसको कराने जा रहे हैं हम। ये कहा है सदिशों के एक घात तय स्वतंत्र समुच्चय का
सदिशों के एक घात सदिशों के एक घाततः स्वतंत्र समुच्चय का प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय भी प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय भी एक घाततः स्वतंत्र होता है। आप देखेंगे इसमें सदिशों के एक घाततः स्वतंत्र समुच्चय का प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय भी एक घात से स्वतंत्र होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, सदिशों का एक समुच्चय लेकर के चल रहे हैं जो कि एक घात से स्वतंत्र है। माना S इज इक्वल टू V1 V2 V3 Vn सदिशों का एक घाततः स्वतंत्र समुच्चय है। अगर ये एक घाततः स्वतंत्र समुच्चय है तब कुछ अदिश अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n तब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n बिलोंग्स टू R। R क्या है, यहाँ क्षेत्र है। इस प्रकार होंगे कि अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 प्लस अल्फा n Vn इक्वल टू 0, जहां अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा n इज इक्वल टू 0। मतलब सभी अल्फा क्या है उसमें शून्य होंगे, सभी अल्फा क्या होंगे शून्य। अगर हम ये मान लें जैसा कि कहा है एक घातक स्वतंत्र समुच्चय का, यानी ये एक घातक स्वतंत्र समुच्चय है, इसका प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय, तो इसका कोई और उपसमुच्चय मान लें, तो एस का कोई भी अरिक्त उपसमुच्चय मान लें, उसको हमें क्या बताना है, एक घातक स्वतंत्र बताना है। माना एस का अरिक्त उपसमुच्चय S1 इज इक्वल टू V1 V2 V3, या तो VK मान लो या VM मान लो, क्योंकि N तो इसी में है, तो इसमें क्या होंगे, कुछ कम होंगे ना, या बराबर भी हो सकते हैं। आप लिख सकते हो जहां जो M है वो लेस देन इक्वल N होगा। तो S का रिक्त उपसमुच्चय ये है S1, क्या है, S का रिक्त उपसमुच्चय S1 है। और अगर S का जो अरिक्त उपसमुच्चय है वो है S1 है, तो S1 क्या है, एक घाततः स्वतंत्र होगा। S1 क्या है, एक घाततः स्वतंत्र होगा यदि, लिख सकते हो आप इसमें, तब S1 एक घाततः स्वतंत्र होगा यदि अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 प्लस अल्फा m Vm इक्वल टू 0, जहां अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा m क्या हो, 0 हो। जहां
अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू, ये सब अल्फा एम तक क्या हो, जीरो, यानी जितने भी अल्फा हैं वो क्या हो जाएं, जीरो। अब देखिए आप इसको ये लिख सकते हो कि अगर इसमें जीरो से मल्टीप्लाई करके लिखा जाए, कितने से, जीरो से, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इम्प्लाइज अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा m vm, अल्फा के बाद में जो आएगा वो m+1 और v m+1। इससे भी आगे और भी कुछ आए तो इनको लिख दोगे। देखिए अल्फा m+1 नहीं लिखोगे आप, इसको जीरो लिखोगे, क्योंकि अपने पास तो केवल अल्फा m तक है ना, इससे आगे का जीरो होगा। और भी जीरो लिख सकते हो, जीरो इंटू बी m+2, और लास्ट में जीरो इंटू में बी एन इक्वल टू जीरो। अब आप जानते हो, थोड़ी देर पहले लिखा है v1 v2 v3 vn तक क्या है, v1 v2 v3 vn तक तो एक घात स्वतंत्र है, अर्थात एक घात स्वतंत्र है तो सभी अल्फा क्या है, अल्फा n तक जीरो होंगे। तो आप ये कह सकते हैं, तब या तो आप लिख दो इसमें, क्योंकि v1 v2 v3 vn क्या है, एक घात स्वतंत्र है, और स्वतंत्र है तो ये जीरो होगा। इसके आधार पर इसको आप लिख दो, यहाँ अल्फा एम था होने को, तो जहां जहां अल्फा 1 अल्फा 2 और जो अल्फा एम है ना, वो क्या है, जीरो के बराबर हैं। यहां लिखे हैं इस लाइन के नीचे, क्योंकि v1 v2 vn एक घाततः स्वतंत्र हैं। तब देखिए अगर ये एक घात स्वतंत्र है तो इसका मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एम, और इसके बाद तो ये जीरो है ही अधिकतम, तो इसका मतलब हुआ अल्फा 1 अल्फा 2 जो अल्फा एम है वो क्या है, जीरो होंगे। तब अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा एम इज इक्वल टू जीरो होंगे। और अब देखो इस S1 के लिए, इस S1 के लिए v1 v2 v3 vm के संगत अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m ये जीरो हो गई, ये क्या हो गए, जीरो। तो हम कह सकते हैं कि जो S1 होगा वह एक घाततः स्वतंत्र होगा। तब S का उपसमुच्चय S1 एक घाततः स्वतंत्र होगा। बस इस थ्योरम में हमें इतना ही प्रूफ करना था। अब आप अब आपको अगली थ्योरम्स है वो अगली मीटिंग में कराई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही।